आज हम बात करने वाले हैं सडन डेथ के बारे में, मतलब आकस्मिक मृत्यु। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ मेडिकल साइंस से नहीं बल्कि कानून से और कहीं ना कहीं हमारी अपनी जिंदगी की नाजुकता से भी जुड़ा है। अक्सर ये बिना किसी चेतावनी के आती है और अपने पीछे छोड़ जाती है बहुत सारे सवाल। तो आज चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। वेलकम टू दी आयुर स्टूडियो। देखिए, सडन डेथ का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, वो थोड़ा सा उलझा हुआ है, एक उलझे हुए धागे की तरह। तो आज हमारा काम यही है कि इन धागों को एक एक करके सुलझाएं ताकि पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाए। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो यही समझेंगे कि भाई सडन डेथ आखिर कहते किसे हैं। फिर मौत के अलग अलग प्रकार क्या होते हैं ये देखेंगे। इसके बाद हम शरीर के अंदर झांकेंगे, उन छुपे हुए कारणों को ढूंढेंगे जिनकी वजह से ऐसा होता है। और आखिर में एनेस्थीसिया और सर्जरी के दौरान जो क्रिटिकल मोमेंट्स होते हैं ना, उन पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से। मेडिकल साइंस की भाषा में सडन डेथ का आखिर मतलब क्या है? आप ऐसे समझिए जैसे कोई घड़ी एकदम सही चल रही हो और अचानक बिना किसी वार्निंग के बंद हो जाए। सडन डेथ भी कुछ कुछ वैसी ही है। मेडिकल टर्म्स में ये एक ऐसी घटना है जो या तो बिना किसी लक्षण के हो जाती है या फिर लक्षण दिखने के 24 घंटे के अंदर ही हो जाती है। और यही चीज कि ये इतनी अचानक और इतनी तेजी से होती है, इसे इतना मुश्किल बना देती है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि सडन डेथ क्या है। अब अगला सवाल आता है कि डेथ को क्लासिफाई कैसे किया जाता है, मतलब फॉरेंसिक साइंस में इसे किस तरह से बांटा जाता है। और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी के आधार पर पूरी इन्वेस्टिगेशन की नींव रखी जाती है। तो देखिए, मोटे तौर पर मौतों को दो कैटेगरी में बांटा जाता है। एक होती है नेचुरल डेथ और दूसरी अननेचुरल। नेचुरल डेथ मतलब जो बुढ़ापे की वजह से या किसी बीमारी की वजह से हो, जैसे कोई पत्ता पेड़ पर पककर अपने आप गिर जाता है। वहीं अननेचुरल डेथ में बाहरी कारण शामिल होते हैं, जैसे सुसाइड, होमिसाइड या कोई एक्सीडेंट। ठीक वैसे ही जैसे आंधी तूफान में कोई पेड़ टूट जाए। और ये जो फर्क है ना, ये लीगल और मेडिकल जांच के लिए बेहद जरूरी है। अच्छा, एक सिचुएशन सोचिए, किसी की अचानक मौत हो जाती है और शरीर पर बाहर से कोई चोट का निशान भी नहीं है, तो क्या हम इसे सीधे सीधे नेचुरल डेथ मान लें? बिल्कुल नहीं। ऐसे हर केस में मेडिको लीगल इन्वेस्टिगेशन करना बहुत जरूरी होता है। पता लगाना पड़ता है कि कहीं कोई छिपा हुआ अननेचुरल कारण तो नहीं है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और उस कैटेगरी पर फोकस करते हैं जो सबसे कॉमन है, यानी सडन नेचुरल डेथ। सवाल ये है कि आखिर हमारे शरीर के अंदर ऐसा क्या गड़बड़ हो जाता है कि जिंदगी की गाड़ी अचानक रुक जाती है। तो अगर हम सडन नेचुरल डेथ के कारणों को देखें तो सबसे बड़ा कल्प्रिट कौन है? ये चार्ट हमें साफ साफ दिखाता है कि लगभग आधे मामलों में, जी हाँ 45 से 50% मामलों में जिम्मेदार होता है हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, मतलब हमारा दिल और खून की नसें। इसके बाद नंबर आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी हमारे फेफड़ों का, और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। 45 से 50%। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है। ये बताता है कि हमारा दिल और हमारी खून की नसें जो हमें जिंदा रखने के लिए दिन रात काम करती हैं, वो कितनी नाजुक भी हो सकती हैं। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ऐसी क्या दिक्कतें आती हैं? देखिए, सबसे कॉमन है हार्ट अटैक, जिससे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं, या फिर कोरोनरी हार्ट डिजीज, जिसमें दिल की धमनियां ब्लॉक हो जाती हैं। थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म, मतलब खून के थक्के जमना भी एक बड़ा कारण है। और कभी कभी तो जन्म से ही दिल में कोई डिफेक्ट होता है या वाल्व में कोई प्रॉब्लम होती है जो अचानक जानलेवा साबित हो सकती है। ठीक है, दिल की बात तो हो गई, पर क्या सिर्फ दिल ही जिम्मेदार है? नहीं, शरीर के दूसरे सिस्टम्स में भी अचानक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में पल्मोनरी एम्बोलिज्म, मतलब फेफड़ों में खून का थक्का जम जाना, या फिर हमारे दिमाग में यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नस का फट जाना, जिसे इंट्राक्रेनियल हेमरेज कहते हैं। पेट में भी किसी बड़ी खून की नस का फटना जानलेवा हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी जगह की जहां जिंदगी और मौत के बीच का फासला बहुत ही बारीक हो जाता है, ऑपरेशन थिएटर। और यहां हम खास तौर पर बात करेंगे एनेस्थीसिया की। ये एक तरह का सेफ्टी नेट होता है, लेकिन कभी-कभी ये नेट भी फेल हो सकता है। एक बहुत ज़रूरी बात, एनेस्थीसिया देने के दौरान या उसके बाद अगर किसी की मौत हो जाती है तो कानूनन पुलिस को इन्फॉर्म करना ही पड़ता है।
ऐसा क्यों? ताकि एक पूरी जांच हो सके, पोस्टमार्टम हो सके। ये नियम इसलिए बनाया गया है ताकि जवाबदेही तय हो और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। तो एनेस्थीसिया में आखिर गड़बड़ कहाँ हो सकती है? इसके रिस्क को हम 4 हिस्सों में समझ सकते हैं। पहला तो है खुद एनेस्थीसिया की दवा का डायरेक्ट इफेक्ट, जैसे सीधे कार्डियक अरेस्ट हो जाना या कोई एलर्जिक रिएक्शन। दूसरा है रेस्पिरेटरी फेलियर, मतलब सांस का रुक जाना जो ज्यादा डोज की वजह से हो सकता है। तीसरा कोई फिजिकल रुकावट, जैसे गले में कोई एंटर्न या स्पैज्म हो जाए। और चौथा कारण हो सकता है इक्विपमेंट फेलियर, मतलब वेंटिलेशन मशीन ही ठीक से काम ना करे। एनेस्थीसिया तो एक हिस्सा है। पूरी सर्जरी के प्रक्रिया में भी चाकू की धार से परे भी कई रिस्क होते हैं। तो चलिए अब उन फैक्टर्स को देखते हैं जो एक कामयाब होती दिख रही सर्जरी को भी जानलेवा बना सकते हैं। देखिए, किसी भी सर्जरी का नतीजा काफी हद तक मरीज की अपनी कंडीशन पर भी डिपेंड करता है। मतलब जिस प्रॉब्लम के लिए ऑपरेशन हो रहा है वो कितनी सीरियस है, क्या शरीर में कोई और बीमारी भी है जिसके बारे में पता नहीं, या फिर मरीज की जनरल कंडीशन कैसी है, जैसे उम्र ज्यादा है या डायबिटीज है। ये सारी चीजें रिस्क को बढ़ा देती हैं। फिर आते हैं ऑपरेशन के दौरान या उसके ठीक बाद होने वाले इवेंट्स। इसमें सर्जिकल मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, जैसे गलती से शरीर के अंदर कोई स्पंज या इंस्ट्रूमेंट रह जाना, या फिर ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन फैल जाना, खून का थक्का जमना या देर से ब्लीडिंग शुरू हो जाना। इसीलिए कहते हैं कि जितना जरूरी ऑपरेशन है उतनी ही जरूरी उसके बाद की रिकवरी भी है। और कभी-कभी प्रॉब्लम सिर्फ मरीज या डॉक्टर की नहीं होती, बल्कि पूरे सिस्टम की होती है। सोचिए, गलत ब्लड ग्रुप का खून चढ़ा दिया जाए या किसी दवा से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाए। कई बार पुराने इक्विपमेंट्स, सुविधाओं की कमी या ऑपरेशन से पहले ठीक से जांच न होना भी वजह बन जाता है। तो ये सिस्टमिक फैक्टर्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो इतने सारे वेरिएबल्स देखने के बाद मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि जब मेडिकल फील्ड में इतनी अनिश्चितता है तो फिर मौत का असली कारण एकदम पक्के तौर पर पता कैसे चलता है? और इसका जवाब है एक सिस्टमैटिक पोस्टमार्टम इन्वेस्टिगेशन। जी हाँ, ये सिर्फ लीगल क्लैरिटी के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि इससे पब्लिक हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी डेटा मिलता है। और शायद सबसे जरूरी, ये उन परिवारों को जवाब देता है जो अपने किसी अपने को खो चुके हैं। ये साइंस का तरीका है अनिश्चितता में से सच को ढूंढ निकालने का। आखिर में फोरेंसिक साइंस हमें क्या सिखाता है? ये हमें हमारी अपनी छुपी हुई कमजोरियों का आईना दिखाता है। ये हमें याद दिलाता है कि जिंदगी की डोर वाकई कितनी नाजुक है, और जब हम इस नाजुकता को समझ लेते हैं ना, तो शायद हम जिंदगी को थोड़ा और बेहतर तरीके से और ज्यादा गहराई से जीना सीख जाते हैं। इस बारे में सोचिएगा जरूर।